तो आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप आपका पहला प्रोग्राम सी में लिखने के लिए जा रहे हैं, जो कि नंबर एक्सेप्ट भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। क्योंकि इसको मैं पहला प्रोग्राम बोल रहा हूँ, ये रीज़न है कि हम इनपुट पहले इसमें कर रहे हैं। इससे पहले तो आप जो भी नंबर कर चुके हैं वो स्क्रीन में खाली डिस्प्ले कर रहा था। लेकिन आज आप स्क्रीन से मतलब यूजर से कैसे वैल्यू लेना है उसको भी सीखेंगे। तो हम चलते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ जिसमें हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखे थे, और वो क्वेश्चन था आपका, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, ये था क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को पिकअप करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको लेके और एक स्क्रीन में चले जाते हैं, नया पेज ऐड कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यही क्वेश्चन हमारा होगा। यहाँ पे एस छूट गया है, मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सम था, मैं इसके लिए यहाँ पे एस लिख दे रहा हूँ। क्या हो गया? थोड़ा सा लटक गया था। ठीक है, तो अभी हमें इसके ऊपर प्रोग्राम लिखना है। तो अगर मैं पहले भी बोला, अगर इस प्रोग्राम को हम कहीं पे लिखते हैं तो वो होता है हमारा ऑनलाइन कंपाइलर। मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर निकालता हूँ यहाँ पर कि हम अपना काम करेंगे। तो वहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर निकाला, और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसी कंपाइलर को यूज करने के लिए। तो हमारा इंटेंशन यह है कि हम यहाँ पे जो मेन डॉट सी है इस पे ऊपर प्रोग्राम लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए था। तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए, एंटर टू नंबर्स, बढ़िया। तो यहाँ पे आना चाहिए एंटर टू नंबर्स, और एक कोलन आना चाहिए। उसके बाद क्या दिखाना चाहिए, ये हमें ऐसा मैसेज देने के बाद हम यहाँ पे दो नंबर इनपुट करना चाहिए। तो हम क्या दो नंबर इनपुट करना चाहते हैं, एक है 70, एक है आपका 50। और इसके बाद आप करोगे क्या, इसके बाद आप एक एंटर दोगे। आपके कीबोर्ड से एंटर देने पर ये ऑटोमेटिकली आंसर दिखाना चाहिए, सम इज 120, जो नंबर आप दिया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है। यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक है आपका जो कि स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाएगा, मतलब डिस्प्ले स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाएगा, ये पहला चीज है। दूसरा, स्क्रीन से कुछ लेगा, स्क्रीन से कुछ लेगा। स्क्रीन से कुछ लेगा मतलब क्या है, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करोगे, कीबोर्ड से कुछ टाइप करोगे। तो क्वेश्चन ये है कि आप जब भी ये काम करें, हर बार जितनी बार भी आप प्रोग्राम लिखेंगे और स्क्रीन के ऊपर रन करेंगे, तो आप फील करेंगे कि हमेशा कुछ चीजें सेम ही रहेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर प्रोग्राम लिखा, तो मैं एक टूल निकाल देता हूँ। मैं अगर प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम कहाँ लिखूंगा, इसी एरिया पे लिखूंगा। प्रोग्राम लिखने के बाद मैं अगर इसको रन किया तो ये क्या करेगा, एंटर टू नंबर्स जो है, जितनी बार भी रन करी ये हमेशा वही दिखाएगा। और क्या सेम दिखाएगा, सम इज सेम दिखाएगा। जितनी बार भी आप रन करें ये दो लाइन कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये दो लाइन हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट, अगर ऐसा ही बात है तो नेक्स्ट क्या चेंज होगा, ये दो नंबर जो है हमें यूजर से लेना है। मतलब एंटर टू नंबर्स देखने के बाद हम अपना कीबोर्ड यूज करके ये दो नंबर एंटर करेंगे।
और उसके बाद एक जो एक एंटर का सिंबल है वो भी देंगे। तो ये दो नंबर हर बार चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी को दिखाए नहीं कि क्या नंबर दे रहे हैं, तो चांसेस वैसा है कि हर टाइम अगर 10-15 लोग यूज करें, वैल्यू सेम आने का चांस ही नहीं है। तो उस दो नंबर के बेसिस पे ये सम आएगा। तो मेरे कहने का मतलब था कि स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाएंगे हमेशा। तो स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाएगा हमेशा? एंटर टू नंबर्स दिखाएगा हमेशा। और क्या दिखाएगा? सम इज दिखाएगा। ठीक ना? तो स्क्रीन के ऊपर हमेशा एंटर टू नंबर्स और सम इज आएगा, जितनी बार भी रन करें। और उसके साथ साथ क्या आएगा? आप जो दो नंबर दे रहे हैं वो दो नंबर हमें देना होगा। ठीक है? और उसके बेसिस पे ये डिस्प्ले करेगा। अभी आपको मालूम क्या है कि एंटर टू नंबर्स और सम इज अगर आपको दिखाना है, तो आप जानते हैं कि अगर हम प्रिंटफ के अंदर ये लिख दें, एंटर टू नंबर्स, अगर ये लिख दें और प्रिंटफ के अंदर अगर हम सम इज लिख दें, तो हमें जो रिक्वायर्ड था स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने का, वो एग्जैक्टली आएगा। तो अभी आपको करना क्या? आपको मालूम चल गया कि एंटर टू नंबर्स दिखाना है, आपको मालूम चल गया कि सम इज दिखाना है। तो अब करना क्या है? एंटर टू नंबर्स और सम इज के बीच में आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या छोटा सा काम करना है? कि आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन या कोड लिखना होगा, जहां पर कि ये दो नंबर लेगा, टेक टू नंबर्स। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ काम करना है जहां पर कि ये दो नंबर लेगा, प्लस दो नंबर लेने के बाद आपको ऐड करके दिखाएगा, ऐड करेगा। तो ये दो काम हमें करना है। बढ़िया। और क्या करना है? प्रिंट समेज के बाद आपको यहाँ पे और कुछ करना है, जहां पर कि ये नंबर को डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले आंसर, या जो सम आप कर चुके हैं इन इसको डिस्प्ले करेगा। तो हमें यहाँ पे दो काम करना है, एक नंबर को लेना है और उसको ऐड करना है, उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है। यही दो काम है। तो मैं आपको पहले ये एक्सपेक्टेड आउटपुट सबको क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ये। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि हम समझ पाए। तो इसको क्लियर किया, इसको क्लियर करने जा रहा हूँ, और हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें आता है। तो हम क्या लिखेंगे एक्चुअली? हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में, क्योंकि ये कंपलसरी है लिखने के लिए। ये दो लाइन है आपके पास। और प्रिंटर के अंदर आपको क्या लिखना है? एंटर टू नंबर्स, जो आपको रिक्वायर्ड था। और यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए। और एक क्या चाहिए? प्रिंटर सम इज, आपको सेमीकोलन चाहिए। अगर मैं रन करूंगा आपको जो चाहिए वही मिलेगा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? रन करेंगे तो एक ही लाइन पे आएगा। ठीक है? तो हम जब आंसर देख रहे थे तो वो नीचे नीचे आ रहा था। फिर नीचे क्यों आ रहा था? यहाँ पे एक बात हमें करना था कि सम इज आंसर निकालने से पहले हमें क्या करना था? दो नंबर देके वहां पे एक इनपुट करना था। इनपुट का मतलब हमें 70 और 50 वैल्यू टाइप करके एंटर देना था। तो जब हम एंटर देंगे ऑटोमेटिकली वो लाइन सेकंड लाइन में चला जाएगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है हम उसको फुलफिल किए। अभी क्या करना है हमें? दो नंबर को इनपुट करने का तरीका सीखना है। तो और उसको डिस्प्ले करने का तरीका सीखना है। तो मेरा इंटेंशन था कि ये दो लाइन के बीच में आपको एक कोड लिखना है। तो क्या कोड लिखना है जो मैं आपको बताया? तो यहाँ पे आपको इनपुट करने का और ऐड करने का और यहाँ पे डिस्प्ले करने का कोड आपको लिखना है। ठीक है? तो अभी चलते हैं बाकी इनपुट और कोड लिखने का काम करने के लिए। तो फिर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ और इसको रहने देता है, आने से फिर बात करेंगे। ठीक है ना? तो इसको बाद में डिसाइड करता है। तो यही काम हमें करना है। तो अभी हम अगर मार्क करें, तो यहाँ पे अगर मार्क करें अच्छी तरह, तो यहाँ पे हम दो नंबर ले चुके हैं। ठीक है? तो
अगर आप स्कूल डेज को याद करो तो नंबर्स जनरली दो टाइप के डिवाइड होते हैं। एक होता है होल नंबर, ठीक है, और एक होता है डेसिमल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में आपका 5, 25, 79, 123, 50, ये सब होल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर पे आपका पॉइंट आएगा। होल नंबर बिना पॉइंट का है और डेसिमल नंबर पॉइंट्स में है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3.14, 29.63, 78.176। तो ये होल नंबर्स में आपका पॉइंट नहीं होता है, डेसिमल नंबर में आपका पॉइंट होता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया। तो होल नंबर्स में क्या है? होल नंबर्स को हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स, और डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर्स। ठीक। लेकिन प्रोग्रामिंग में हर चीज कुछ रिजर्व वर्ड से इंडिकेट होता है, तो इंटीजर नंबर्स को हम एक रिजर्व वर्ड से यूज करते हैं जिसका नाम है इंट, और फ्लोटिंग नंबर्स को हम एक रिजर्व वर्ड में यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लोट। तो लेट मी रिच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लोट। लेकिन इंट और फ्लोट को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप। ठीक है। तो खाली इंट और फ्लोट है क्या? नहीं, इंट, फ्लोट और बहुत सारा डेटा टाइप है। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे वो डेटा टाइप सब मैं इंक्लूड करते जाऊंगा। अभी के लिए हम इन दोनों के ऊपर काम करेंगे जब तक कि हमें ठीक से प्रोग्रामिंग नहीं आता है। तो हमें मालूम चल गया कि हम इंटीजर लेंगे तो होल नंबर आएगा, फ्लोट लेंगे तो आपका डेसिमल नंबर आएगा। तो आपको तो नंबर मालूम चल गया, लेकिन नंबर को रखोगे कहाँ? तो मैथ के हिसाब से अगर हम जाएं, अगर मैथ स्कूल मैथ करें तो हम नॉर्मली लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू 5। तो एक्स क्या होता है? एक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, 5 क्या होता है? 5 को हम बोलते हैं वैल्यू या कांस्टेंट। ठीक। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल यूज करना पड़ता है। तो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल इज ए टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। तो हम जानते हैं, हम कंप्यूटर यूज करें या मोबाइल यूज करें, हर जगह एक मेमोरी रहता है और उस मेमोरी को हम बोलते हैं रैम। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जब तक आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करते हो, जो मेमोरी एक्टिव रहता है उसको हम रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है? आपके रैम में एक छोटा सा जगह लेगा, टेम्पररी स्टोरेज, क्योंकि जब प्रोग्राम खत्म वो जगह भी खाली हो जाएगा। तो इसके लिए वेरिएबल है क्या? वेरिएबल इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। अभी चलो वेरिएबल मालूम हो गया, लेकिन जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो ये किस टाइप का डेटा रखेगा ये तो जानना है ना। तो इसके लिए हम बोलते हैं नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस टू इंडिकेट which type of value the variable will hold या स्टोर इन इट। ये किस टाइप का वैल्यू रखेगा ये बताएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इसका एक प्रोसेस होता है लिखने का। तो क्या सिंटेक्स है? तो इसमें हम यूज करते हैं डेटा टाइप। तो मैं दो वर्ड है इसके लिए हाइफन दे अंडरस्कोर दे के
चेंज किया, और यहाँ पे होता है आपका एक वेरिएबल नेम। ठीक है, तो वेरिएबल नेम कंपलसरी है, सेमीकोलन देना कंपलसरी है। तो एग्जांपल देते हैं। तो वेरिएबल नेम कैसे दें, क्या दें, वो बाद में डिस्कस करेंगे, इसका रूल है कुछ, अभी के लिए नॉर्मल काम करते हैं। तो एक मैं यूज कर रहा हूँ इंट एन, तो एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? एन इज ए वेरिएबल विच कैन स्टोर एन। यहाँ पे देखिए इंट लिखे हैं, तो ये क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू। तो एन एक वेरिएबल है जो कि आपका इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, इसका मतलब यही है। तो अभी अगर हम लिखते हैं फ्लोट आर, तो इसका मतलब क्या है? आर इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर एन, विच कैन स्टोर ए फ्लोटिंग वैल्यू, विच कैन स्टोर ए फ्लोट वैल्यू। फ्लोट मतलब पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मुझे लगता है। तो अभी हम इसमें चलते हैं। तो एक चीज है कि एन आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू रखेगा, और आर आपका फ्लोट टाइप का वैल्यू रखेगा। तो एक प्रोग्राम में तो आपको एक ही वेरिएबल से काम होगा नहीं, ज्यादा चाहिए। जैसे कि मैं सपोज सम ऑफ टू नंबर करना चाहता हूँ, तो मिनिमम मुझे दो नंबर चाहिए, जैसे भी हो, आई एन टी ए आई एन टी बी। मैं होल नंबर्स का सम करना चाहता हूँ, और इन दोनों को सम करके और एक वेरिएबल में रखना चाहता हूँ, इंट एस। ये कंपलसरी नहीं कि ए बी सी करो या ए बी एस करो, ये चॉइस आपका है, लेकिन जब वेरिएबल रूल पढ़ेंगे उस टाइम पे उसी हिसाब से आपको वेरिएबल बनाना होगा। तो अगर सेम डेटा टाइप है, तो आप उनको एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, ए बी एस। ठीक है, सेमीकोलन कंपलसरी। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन वेरिएबल बनाने के बाद वैल्यू कौन लेगा भाई? तो इसके लिए, वैल्यू लेने के लिए आपको सी ने और एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है स्कैन। स्कैन ऐप। और जैसे प्रिंट ऐप यूज करने पर आपको एस टी डी आई ओ डॉट एच चाहिए, यहाँ पर भी एस टी डी आई ओ डॉट एच आपको चाहिए। तो स्कैन ऐप क्या करता है? स्कैन ऐप इज ए फंक्शन यूज्ड टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम यूजर। यूजर का मतलब कहाँ से दोगे वैल्यू? फ्रॉम कीबोर्ड, एंड स्टोर देम इन वेरिएबल। आप जो वेरिएबल बना चुके हैं उसमें आप ये वैल्यू को स्टोर करें। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है और या इसको कैसे यूज करें हम? इसका सिंटेक्स है आपका स्कैन ऐप। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा देके यहाँ पे एम्परसेंड, उल्टा एस, और एक लाइन, और यहाँ पे आएगा वेरिएबल या वेरिएबल नेम जो आप बना चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, तो इसके लिए एग्जाम्पल बनाते हैं। तो पहला चीज है कि आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ सिंबल, इज ए सिंबल टू indicate the type of value to accept या डिस्प्ले। तो जब हम डिस्प्ले करना चाहें भी ये बताएगा, और जब एक्सेप्ट करना चाहें भी तो ये बताएगा। तो हर डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे कि हर कंपनी का एक लोगो होता है, उसी तरह
हर डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो डेटा टाइप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अगर आप इंटीजर यूज करना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा परसेंटेज डी। अगर फ्लोट यूज करना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा परसेंटेज एफ। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सभी सी के मैनुअल में है, या आप कोई भी अगर बुक पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन ट्यूटोरियल में जा रहे हैं आपको ये मिल जाएगा। इसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम अपना प्रोग्राम में आता है जहाँ पर कि हम प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करें। तो हमें मालूम चला कि अगर मैं परसेंटेज दूं, डी दूं, तो मैं इंटीजर वैल्यू ले सकता हूँ या डिस्प्ले कर सकता हूँ, और अगर परसेंटेज ऐप दूं तो मैं फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए हम अपना स्कैनअप में चेक करते हैं कि क्या कर रहा है। तो स्कैनअप ध्यान में रखिए कि ये सिंगल वर्ड है, परसेंटेज डी, क्योंकि मैं एन ऊपर डिक्लेयर किया था तो एम परसेंट एन। तो अभी के लिए जान लीजिए कि एम परसेंट लिखना कंपलसरी है। क्यों लिखना, ये कुछ क्लासेस के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन एम परसेंट अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम ठीक से काम करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? तो परसेंटेज डी है मतलब ये इंटीजर नंबर लेगा, तो क्या करेगा स्कैनर एक्सेप्ट ए नंबर, क्योंकि एक ही डी है परसेंटेज डी, एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर। ये नंबर ले लिया जैसे कि हम स्कैनएप का डेफिनेशन में देख रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा एंड, नंबर लेने के बाद क्या करेगा स्टोर इट इन, जो वेरिएबल आप दिया है, क्या वेरिएबल दिया है एन, इन एन। तो स्कैनअप का काम है एक वैल्यू आपके कीबोर्ड से लेगा और आपका वो वैल्यू एन में स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इस तरह स्कैनर परसेंटेज एफ और एम्परसेंड आर, तो एक फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू लेगा और आर में स्टोर कर देगा। आप एक साथ भी बहुत सारा फॉर्मेट स्पेसिफायर जोड़ सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज डी, एम परसेंट ए, एम परसेंट बी। ध्यान में रखिए इन दोनों के बीच गैप देना ही नहीं है। तो पहला परसेंटेज डी ए में स्टोर होगा, सेकेंड परसेंटेज डी बी में स्टोर होगा। अगर आप चेंज करते हैं तो पहला परसेंटेज डी बी में स्टोर होगा और सेकेंड परसेंटेज डी ए में स्टोर होगा। तो लेकिन ये वन टू वन रिलेशन में काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सेम डेटा टाइप के बदले में डिफरेंट डेटा टाइप एक साथ लूं, तो वो भी कर सकते हैं आप। स्कैन एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, एम परसेंट एन, एम परसेंट आर। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको वैल्यूज एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे परसेंटेज डी है मतलब हम इसको एन में स्टोर करेंगे और एन एक इंटीजर होना चाहिए। परसेंटेज एफ लिखे हैं मतलब यहाँ पे आर आपका फ्लोटिंग टाइप होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो भाई आज पहला क्लास है, इतना समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 जब जाएंगे आपको सब समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? रिक्वायरमेंट था कि जब हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहे हैं तो एंटर टू नंबर्स के बाद हमें यहाँ पे दो नंबर एक्सेप्ट करना था। ठीक ना, यहाँ पे आपको दो नंबर एक्सेप्ट करना ही था। तो ये दो नंबर कैसे एक्सेप्ट करें ये स्कैनएप से मालूम चल गया। ठीक है, अभी जाते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर जहां पर कि हम ब्राउजर में कुछ लिखे थे। तो यहाँ पे हमें नंबर एक्सेप्ट करना था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं अपना पहले इससे लिखता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्कैन ऐप परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी। बट ध्यान रखिए जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वो कंपल्सरीली डिक्लेयर होना चाहिए, या आपको बताना चाहिए कि ये किस टाइप का वैल्यू होल्ड करेंगे। तो हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले लाइन में रहता है। तो प्रिंटफ पहला लाइन है हमारा, लेकिन मैं बोला पहले लाइन पे वेरिएबल रहता है। तो यहाँ पे हमें कॉली ब्रेसेस के नीचे एक्चुअली ये लिखना चाहिए था इंट ए कॉमा बी। अगर ये लिखते हैं तो ये दो नंबर लेगा। ठीक है, तो लगता है कि मुझे आपको समझ में आ गया है।
तो पहले दो नंबर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए, और जो मैं लिखने के लिए ट्राई कर रहा था वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एंटर दिया, और यहाँ पे लिखा इंट ए कॉमा बी, और नीचे आके मैं लिखा स्कैन एफ परसेंटेज डी। हमेशा कलर चेंज होता है, ध्यान में रखिए, एम परसेंट बी। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ और रन करूं, आप देखेंगे कि ये पहला मैसेज आएगा और वहां पे रुक जाएगा। देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो बोल रहा है कि भाई दो नंबर हमें दो। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक नंबर देना था 70, स्पेस दिया, और एक नंबर दिया 50। तो अभी अगर एंटर मारूं, सम इज नीचे आएगा। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, सम इज उसके साथ आ रहा था। तो इसके लिए मैं बोला जब नंबर देंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे, हमेशा ये नेक्स्ट लाइन को ही चला जाएगा। तो हमारा इनपुट हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक दिक्कत है। हम बोले थे कि इनपुट के साथ साथ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना चाहिए था। इनपुट तो हो गया, कैलकुलेशन कहाँ गया? कैलकुलेशन नहीं है, तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। और कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ए प्लस बी हो। तो ए प्लस बी, क्योंकि सम के लिए प्लस सिंबल लगा था, लेकिन ये रखेगा कहाँ उसको? तो इसके लिए और एक वेरिएबल बनाते हैं। तो एस बन गया और एक वेरिएबल, और मैं इसमें आपको एस को स्टोर करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एस में स्टोर होगा। तो हमारा जो दो चीजें थे पहले निकाल रिक्वायर्ड, कि क्या दो चीजें थे हमारा रिक्वायरमेंट में? एक होना चाहिए था इनपुट, ये हो गया। एक होना चाहिए था सम या एडिशन, ये दोनों हो गए। तो मैं बोला था प्रिंटफ, और आ, दो प्रिंटफ के बीच में हमें दो काम करने हैं। एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका सम। तो ये काम खत्म। तो अभी हमारा काम करेगा क्या? नहीं, चलो रन करके देखते हैं क्या होता है। पहले पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो रन किया, एंटर टू नंबर्स आया। अब दिए दो नंबर, 70 स्पेस 50, एंटर मारा। तो आपको सम इज दिखाया, लेकिन एस में जो वैल्यू है वो दिखा ही नहीं पा रहा है। तो अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? चलो यहाँ पे फिर आते हैं। तो मैं बोला था जब भी आपको एक्सेप्ट करना है या डिस्प्ले करना है, तो आपको एक चीज यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो मैं बोला था कि आपको अगर एक्सेप्ट करना है या डिस्प्ले करना है, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है। तो हमें नंबर डिस्प्ले करना है, सम ऑफ टू नंबर। कहाँ पे? एडिशन करने के बाद। तो एडिशन करने के बाद अगर मुझे नंबर दिखाना है, तो कैसे लिखूं मैं? तो वही सेम नंबर कुछ डिस्प्ले करना है, तो आपको क्या करना होगा? प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। तो परसेंटेज डी, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इंटीजर का होता है। और यहाँ पे आपको जिस वेरिएबल में वैल्यू रखे हैं उसको लिखना है। तो एस और सेमीकोलन। यहाँ पे ध्यान में रखिए, एम परसेंट लगता नहीं है। तो प्रिंटफ आपको आपका आंसर डिस्प्ले करके दे देगा। तो मैं बोला प्रिंटफ वो फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करता है, स्कैनफ वो फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करता है। तो हमें इसको कहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली? हमें इसको इस प्रिंटफ के नीचे लिखना है। तो चलो लिखते हैं, इसको निकाल देता हूं मैं। और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि आपको प्रिंटफ से आंसर निकाल के दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा एस। ठीक है, तो ये आंसर मिल गया। जो दो चीजें आपको रिक्वायर्ड थे, क्या रिक्वायर्ड थे? अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीजें रिक्वायर्ड थी। एक था इनपुट कैलकुलेशन, और दूसरा था डिस्प्ले। तो आपका दोनों चीजें फुलफिल हो गए हैं। तो अब अगर हम इसको रन करें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ही दिखाएगा। ठीक है, तो रन। तो एंटर टू नंबर, 70 50, एंटर दे रहा हूँ। तो आपको सम इज 120 दिखाया। ठीक है, तो अगर मैं फिर इसको रन करूं, तो मैं बोला था दो लाइन हमेशा सेम आएंगे। एक है एंटर टू नंबर्स, सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ
76, 67, और यहाँ पे दे रहा हूँ 234। तो अगर एंटर मारूं तो 301। फिर ट्राई करते हैं रन करने के लिए। तो अगर आप 3 बार जो रन किया मार्क करेंगे, एंटर टू नंबर सेम है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 123। सर हमेशा आप साइड में क्यों वैल्यू दे रहे हैं? नीचे एंटर दे के नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे 543 दे रहा हूँ, एंटर। तो चॉइस आपका है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट में मैं साइड बाय साइड दिया था। इसके लिए मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही वैल्यू मुझे प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि ये आंसर दिखाएगा। तो होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। और एक थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन को आप एक लाइन पे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? प्रिंटफ सम इज, यहाँ पे आएगा %d और कॉमा s। ठीक है, तो मैं इसको एक लाइन पे मिला देता हूँ। और यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, कॉमा देना कंपलसरी है। और ये मिल गया। तो मैं जो चाहता था वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले। ठीक है, अभी अगर रन करूँ तो 50, 70, एंटर। तो ये है आपका पहला प्रोग्राम सम अप टू लिखने का। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एनालिसिस कीजिए, अच्छे से लिखिए और चेक कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कोई प्रोग्राम करेंगे, जहां पर कि हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से प्रोग्राम कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम ट्राई कर रहे हैं फिर लिखने के लिए। ठीक है, तो कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था? एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखिए। तो यहाँ पे क्या आया? एंटर टू नंबर्स, नंबर्स दिया। उसके बाद क्या देगा? 70 और 50, दो नंबर देना है, एंटर देना है। तो फिर क्या आएगा? सम इज 120। ठीक है, इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे अभी। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट को देख के ही प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? एक प्रिंटफ चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, एक स्कैनफ चाहिए इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h, क्योंकि प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों के लिए चाहिए। वॉइड मैन आप जानते हैं कि आपको कंपलसरी लिखना होगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, थोड़ा छोड़ के मुझे लिखना है क्या? इंट, 3 वेरिएबल चाहिए, A B S C ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मुझे मालूम चला है कि मुझे ये एक मैसेज देना है। तो क्या, कैसे मैसेज दूं? प्रिंटफ में लिख देते हैं मैसेज, प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स। तो आपका मैसेज का काम हो गया। अब अभी अगर इसको मार्क करेंगे, यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है और एंटर का सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब है स्कैनएप यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि दो नंबर लेना है आपको। तो स्कैनएप दो नंबर आपसे लेगा। तो %d, %d, %A, %B। हो गया, दो नंबर आ गया ए और बी में। अभी डिस्प्ले करना है आंसर, तो S = A + B, सम करना है। नेक्स्ट क्या करना है? इनको दिखाना है। इनको अगर दिखाना है तो क्या लगेगा? प्रिंटफ। सिंपल सा फंडा है, प्रिंटफ स्कैनफ में ही टोटल गेम चलता है आपका प्रोग्राम का। सम इज, %d लिखना है वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, कॉमा चाहिए, S, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट बंद करना है।
तो ये है आपका एक प्रोग्राम जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट को देख के आंसर लिखा गया है, और इसको आपको टेस्ट करना है आपके कंपाइलर पे। तो मेरा कुछ सजेशन यहाँ पे, फर्स्ट, प्रोग्राम का क्वेश्चन जो मिल रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए क्वेश्चन। उसके बाद उसको, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखिए। उस एक्सपेक्टेड आउटपुट को देख के आपका प्रोग्राम लिखिए। प्रोग्राम लिखने के बाद अगर आप कंफर्म हो गए, तो आपके प्रोग्राम का चेक कीजिए। ठीक है, कहाँ पे चेक करेंगे? पेन पेपर में अच्छी तरह चेक कीजिए। फिर कंफर्म हो गए, तब जाके कंपाइलर में टेस्ट कीजिए। अगर आपको कहीं पे एरर मिल रहा है, अगर रन करते टाइम आपको एरर मिल रहा है, तो आपका कंपाइलर बता देगा कि कहाँ एरर मिल रहा है। तो वहां पे क्या कीजिए, आपके प्रोग्राम को चेक कीजिए अच्छी तरह, जो लिखे हैं ऑनलाइन में, ऑनलाइन कंपाइलर पे, कि कहीं पे सेमीकोलन छोड़ दिए, कहीं पे कॉमा छोड़ दिए। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आप सही लिखे हैं, कंपेयर कीजिए आपके कॉपी एंड कंपाइलर। तो ये प्रोसेस है आपका एक प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ के लिखने के लिए। तो होप आपका पहला प्रोग्राम अच्छा होगा और लिखे होंगे। और अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, आप हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसके ऊपर फिर बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये पहला प्रोग्राम। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम लिखना चालू करेंगे हमारा सभी प्रोग्राम का कोड, जिसमें हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुके हैं। तो कीप प्रोग्रामिंग, कीप कोडिंग, कीप एंजॉय।